1, 2, 3, come on! देखेंगे दोस्तों कि स्क्रीन पे जो आर्टिकल है वो न्यूज़ आर्टिकल है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। कल के ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया हुआ था। अब चलिए इस न्यूज़ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इसे जो लिखा हुआ है एक एक लाइन को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, सीखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। हालांकि ये लेवल जो है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, काफ़ी एकदम इजी लेवल का ये मैंने आर्टिकल उठाया है। इसलिए उठाया है ताकि आप इजी लेवल से स्टार्ट करोगे तभी आप धीरे धीरे स्टैंडर्ड तक, एडवांस लेवल तक पहुंच पाओगे। अगर हम एक ही बार मूव कर जाए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज या स्पोर्ट्स पेज या बॉलीवुड पेज अगर मूव करते हो तो दोस्तों वहाँ समझना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो तो सीधा आप एडिटोरियल पेज से आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी हद तक कोशिश करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएंगे, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट हमेशा शुरुआत से की जाती है। तो शुरुआती जो लेवल होता है न्यूज़पेपर का वो एक्चुअली होता है इंसिडेंट। अगर कोई न्यूज़ है एक्सीडेंट से रिलेटेड, रॉबरी से रिलेटेड या कोई घटना है उसमें मेंशन, अगर उससे रिलेटेड आप अगर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो तो अगर उसका हैबिचुएशन आप डालोगे तो काफ़ी हद तक कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम भी स्टार्ट जो कर रहे हैं, एक न्यूज़ आर्टिकल है जो एक घटना है रिसेंटली में, ठीक है। तो उसके बारे में जो उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट की एक स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इंसिडेंट हुआ, स्टोरी नहीं कह सकते, इसे इंसिडेंट कहेंगे, एक घटना हुई है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आफ्टर 2000 किलोमीटर ट्रेक होम फ्रॉम बेंगलुरु, माइग्रेंट डाइड ऑफ अ स्नेक बाइट्स। अब समझते हैं इसका मीनिंग। देखेंगे आफ्टर 2000 किलोमीटर ट्रेक, ट्रेक का मतलब क्या होता है? ये ट्रेक जो देख रहे हैं, ट्रेक का मतलब होता है लंबी यात्रा, ठीक है, लंबी यात्रा, यानी 2000 किलोमीटर का लंबी यात्रा के बाद, ये लंबी यात्रा के बाद यानी घर की ओर, कहाँ? बेंगलुरु से, फ्रॉम बेंगलुरु से घर तक 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद, ठीक है। ये हेडिंग है, हेडिंग से देखिए, हेडिंग कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं लिखा जाता है, उसमें एक मोटा मोटी हेडिंग दिया जाता है जिससे मतलब जिससे आप उसका मीनिंग समझ पाओ। तो यहाँ कहना चाह रहा है बेंगलुरु से अपने घर तक 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद माइग्रेंट जो है, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, जो अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं उसे कहते हैं माइग्रेंट। जो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट जाते हैं उसे कहते हैं माइग्रेंट, राइट। देखेंगे माइग्रेंट डाइड ऑफ स्नेक बाइट्स। माइग्रेंट जो है वो मर गए, किससे मर गए? तो सांप के काटने से। स्नेक बाइट्स का मतलब होता है सांप का काटना, ठीक है। तो सांप के काटने से मर गया। अब इसका तो हेडिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेंगलुरु से अपने घर तक 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद तो सांप के काटने से क्यों मर गया। अब पूरा स्टोरी पढ़ेंगे तो शायद समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। ही वॉक्ड ए ग्रूलिंग 2000 किलोमीटर फॉर 12 days। यहाँ तक ही समझेंगे, ज़्यादा लंबी। देखिए कभी भी पूरा सेंटेंस को पढ़कर उसका मीनिंग निकालने की गलती बिल्कुल ना करें, खास करके जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और वो भी आप बिगिनर हो तब, ठीक है। बिगिनर हो, पूरा लाइन को एंड वर्ड टू वर्ड हिंदी भी करने की कोशिश ना करें। अब देखेंगे यहाँ पर समझते हैं। कर ही वॉक्ड अ ग्रूलिंग 2000 किलोमीटर। वॉक का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं जो वॉक है, यहाँ वॉक का मतलब होता है पैदल चलना, ठीक है ना, पैदल चलकर कहीं जाना या कहीं से आना। वॉक का मतलब होता है पैदल चलकर कहीं जाना या पैदल चलकर आना, ठीक है। ही वॉक्ड अ ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का क्या मतलब होता है? ग्रूलिंग का मतलब भी होता है थकाऊ, जो थका देने वाला हो, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है ही वॉक्ड, वह चलकर आया, वह चलकर आया। कोई ही है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा होगा, मेल पर्सन को। उसने चलकर आया एक ग्रूलिंग 2000 किलोमीटर, यानी 2000 किलोमीटर, जो काफी थकाऊ यात्रा है। बिल्कुल 2000 किलोमीटर अगर कोई पैदल चलेगा तो बिल्कुल वो ग्रूलिंग ही होगा, थकाऊ ही होगा। कर थकाऊ 2000 किलोमीटर वह चल कर आया, ठीक है, वो चल कर आया फॉर 12 days, 12 दिनों तक। यानी वह जो है 12 दिनों तक 2000 किलोमीटर चल कर आया। यानी 12 दिनों में 2000 किलोमीटर की यात्रा उसने तय की। कहाँ से? फ्रॉम बेंगलुरु यानी बेंगलुरु से
चलिया, 12 दिनों तक चला। कहाँ चला? वहां से बेंगलुरु से कहाँ तक गया वो? तो टू रीच हिज विलेज, अपना गांव पहुंचने के लिए, अपना गांव पहुंचने के लिए बेंगलुरु से चलकर 12 दिनों तक 2000 किलोमीटर की यात्रा उसने पैदल चलकर तय की। ये मीनिंग निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है हिज विलेज इन गोंडा। इसका क्या मतलब है? कह रहा है ये अपना गांव जो है, जो अपना गांव वो पहुंचा बेंगलुरु से, उसका गांव कहाँ पड़ता है? तो इन गोंडा में। कहाँ पड़ता है? इन गोंडा में। आइए, गोंडा क्या है? तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, देख रहे होंगे, इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में उसका गांव है। और वह अपना गांव पहुंचने के लिए बेंगलुरु से 12 दिनों तक 2000 की यात्रा कर लिया। समझ गए? यानी वो बेंगलुरु से चलकर अपना गांव तक 12 दिनों में पहुंच गया था। जो लंबी दूरी हो गई बेंगलुरु से उसके गांव तक, 2000 किलोमीटर की यात्रा उसने पैदल चलकर तय किया। ये मीनिंग निकल रहा है पहला सेंटेंस का। अब आगे बढ़ेंगे। एंड गेव हिज मदर एन एक्सटैटिक हग। एक्सटैटिक हग का मतलब क्या होता है? हग का मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को भी पता होगा। एक्सटैटिक हग, हग का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है ना, गला लगाना को कहते हैं हग। अब एक्सटैटिक का मतलब होता है उत्साहित, उल्लास भरा हुआ, खुशी भरा हुआ हग। जब हम किसी से गले मिलने के लिए किसी को काफी दिनों के बाद देखते हैं तो उत्साहित में आनंदित होकर जब हम किसी को गले लगाते हैं उसी को हम कहेंगे एक्सटैटिक हग, ठीक है, एक्सटैटिक हग। तो कह रहा है हिज गेव हिज मदर, या सॉरी यहाँ देख रहे होंगे एन लिखा गया है मदर में, एन नहीं है वो एम है, मदर समझना है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। गेव हिज मदर एन एक्सटैटिक हग, यानी उसने अपनी माँ को हग दिया, गले से लगा लिया। अपनी माँ को क्या किया? गले से लगा लिया। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप कभी भी इस ढंग से हिंदी ना निकाले। अगर आप निकालोगे उसने अपनी माँ को दिया, क्या दिया? एक आनंदित हग दिया, तो वैसे ठीक है, यहाँ तो मीनिंग निकल रहा है, लेकिन हर जगह क्या होगा ना, इस ढंग से मीनिंग नहीं निकलेगा। वहाँ उस चीज को आप समझना है और समझ के अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में हमेशा बोलने की कोशिश करें। तो इसका मतलब हो रहा है गेव, गेव यानी दिया। कौन दिया? तो यही ही, ठीक है ना, ये ही ने यानी उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। हग देना का मतलब क्या होता है? गले लगाना। तो यहाँ हो गया उसने अपनी माँ को उत्साह होकर अपनी माँ को गले लगा लिया। अब आगे देंगे, कॉमा से देखेंगे आगे। बेयरली एन आवर लेटर, इसका मतलब क्या होता है? बेयरली हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, नोट कर ले। बेयरली हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, इसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, यानी वो काम हुआ भी नहीं है, वो काम हुआ भी नहीं है, नेगेटिव मीनिंग रखता है बेयरली। तो कह रहा है बहुत ही मुश्किल से, यानी मुश्किल से 1 घंटा के बाद ही, मुश्किल से यानी 1 घंटा हुआ भी नहीं है और उसके तुरंत बाद ही देखेंगे, समझे? बेयरली एन आवर लेटर का मतलब क्या निकल रहा है? बेयरली का मतलब बहुत ही मुश्किल से ही, यानी मुश्किल से 1 घंटा के बाद ही, यानी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा ढंग से, उसके तुरंत बाद ही 23 साल का लड़का, 23 ईयर ओल्ड, 23 साल का सलमान खान, ठीक है, वॉज डेड, यानी उस लड़के का नाम था सलमान खान। क्या नाम था दोस्तों? उस लड़के का नाम था जो पैदल चलकर आया था अपना गांव 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, उसका नाम था सलमान खान। कह रहा है कुछ ही घंटों के बाद, सॉरी कुछ ही घंटों, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के बाद ही, एक मुश्किल से 1 घंटे के तुरंत बाद ही 23 साल का सलमान खान डेड हो गया, यानी मर गया। बड़ा आश्चर्यजनक की बात है, शॉकिंग होगा, आप भी सुनकर शॉकिंग लग रहा होगा कि वो घर चलकर आया, अपनी माँ से गले मिला, एंड 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि वह 23 साल का सलमान खान मर गया। ठीक है, वो क्या हुआ? मर गया। वजह क्या था दोस्तों? फ्रॉम ए स्नेक बाइट, सांप के काटने से, एक सांप के काटने से वह मर गया। ठीक है, अब ये घटना हुआ कैसे आगे देखेंगे। आफ्टर ही स्टेप्ड इनटू अ फील्ड, स्टेप यहाँ देख रहे हैं, स्टेप इनटू का मतलब होता है चलकर, एक एक कदम चलकर किसी जगह जाना को कहते हैं हम स्टेप इनटू। तो यानी वह चलकर कहाँ गया? फील्ड में। फील्ड को हम खेत भी कहते हैं, यह खुला हुआ जगह जो स्थान होता है, फिर मैदान होता है, उसे भी हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वो क्या हुआ है, स्टेप्ड इनटू अ फील्ड, वह पैदल चलकर, यानी चलकर
अपना हो या किसी का खेत में किसी खेत में वो गया, उसके बाद, है ना, वो स्नेक बाइट कब हुआ, जब वह किसी खेत में वह गया, उसके बाद स्नेक बाइट हुआ, यानी उस जब किसी खेत में गया तब कोई सांप वहां काट लिया, राइट। अब यहाँ देख रहे होंगे कि आगे आपको मिल रहा होगा सेंटेंस, ही स्टेप्ड इनटू अ फील्ड टू वॉश अप। वॉश अप का मतलब है, देखेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी TO टू आए एंड टू के बाद कोई वर्ब आ रहा हो, मेन वर्ब आ रहा हो फर्स्ट फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखना वो जनरली 90% आपको उद्देश्य दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? उद्देश्य या कारण, ठीक है ना, कारण को दिखाएंगे या उद्देश्य को दिखाएंगे। तो यहाँ देखेंगे ही स्टेप्ड इनटू अ फील्ड, यानी वह जो है खेत गया तो क्यों गया, कारण आपको शो करेंगे, क्यों गया, तो टू वॉश अप, धोने के लिए, ठीक है ना, उद्देश्य दिखा रहे हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी TO2 के बाद फर्स्ट फॉर्म में आए मेन वर्ब, तो हमेशा वो उद्देश्य को दिखाता है कि वो वजह क्या था जो आगे काम हुआ है, यानी जो फील्ड में गया है चलकर, वो क्यों गया है, तो टू वॉश, धोने के लिए। क्या धोने के लिए? आफ्टर द डस्टी जर्नी होम, यानी वो चलकर जो अपने गांव आया था, जिसके वजह से वो पूरा गंदा हो गया था, उसी के गंदा होने के कारण ही वह उसे धोने के लिए, वॉश करने के लिए वह किसी खेत में गया, और गया उसके तुरंत बाद स्नेक के काटने से वह सलमान खान मर गया। ओके, तो यहाँ तक ये मीनिंग हो रहा है। आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। His mother, who had been waiting anxiously for the youngest of her 5 children to return। अब यहाँ तक का मीनिंग समझते हैं। अब जरा गौर करेंगे दोस्तों, His mother, ठीक है, उसकी माँ, हु हैड बीन, हु जो है यहाँ देखेंगे, हु कौन का मीनिंग नहीं निकलना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जब ग्रामर अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यहाँ जानेंगे हु, यहाँ देखेंगे सेंटेंस में कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहे होंगे, देखेंगे आप पूरा यहाँ से यहाँ देख ले, कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा है। तो जब क्वेश्चन मार्क ना मिले तो हु का मीनिंग कभी भी कौन नहीं होता है, बल्कि जो होगा। क्या होगा? जो, जिसे, इस ढंग से मीनिंग निकलेगा। तो देखेंगे उसकी माँ जो क्या कर रही थी, हैड बीन वेटिंग, इंतजार कर रही थी। क्या कर रही थी? हु हैड बीन वेटिंग, जो इंतजार, उसकी माँ जो इंतजार कर रही थी, ठीक है, एनेक्सियसली, मतलब काफी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? द यंगेस्ट ऑफ हर 5 चिल्ड्रेन, यानी अपने 5 बच्चों में से जो सबसे छोटा वाला, वही सबसे छोटा वाला कौन? वही लड़का जो चलकर बेंगलुरु से आया था। तो अपने 5, उसके 5 बच्चे थे, 5 में से सबसे छोटा, यंगेस्ट, जो यंगेस्ट थे वही लड़का सलमान खान का, वह बड़े ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी उसकी माँ, ठीक है, टू रिटर्न। क्या, किस लिए इंतजार कर रही थी? वापस लौटने का। अब देखेंगे दोस्तों, 2 के बाद फिर रिटर्न MB1 आया, 2 के बाद यहाँ रिटर्न MB1 आया फर्स्ट फॉर्म में, तो उद्देश्य को दर्शा रहा होगा कि वह इंतजार कर रही थी। तो क्यों इंतजार कर रही थी, कारण क्या था? तो उसको रिटर्न होने के, किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? तो अपने बच्चे जो यंगेस्ट था सलमान खान जो था, उसके रिटर्न होने का इंतजार कर रही थी। तो रिटर्न होने का यानी उद्देश्य उसका क्या था इंतजार करने का, कि उसका बच्चा लौट के आए, है ना। तो रिटर्न, क्योंकि उसका बच्चा कहाँ गया था, वो पैर हाथ धोने के लिए किसी खेत में गया था ना, तो वहां से लौटने का वह इंतजार, बड़ी उत्सुकता से ये इंतजार ही कर रही थी, ठीक है। वेंट इनटू, अब देखेंगे 1 मिनट, यहाँ जरा गौर करेंगे। वेंट इनटू, यहाँ वर्ब आया है सेकंड फॉर्म में। किस फॉर्म में आया है? गो का सेकंड फॉर्म वेंट आया है ना। तब बताएंगे ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब पास्ट में रखना हो इंडेफिनिट टेंस में, तब हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे वेंट सेकंड फॉर्म तो है, बट इसका सब्जेक्ट कौन है? आखिर वेंट इनटू का मतलब वेंट इनटू शॉक, यानी गो इनटू शॉक का वेंट इनटू शॉक लिखा गया है। तो गो इनटू शॉक का मतलब झटका लगना, जब किसी चीज को कोई दुर्घटना, कोई अशुभ समाचार सुनकर जब किसी को झटका लगता है तो उसी को कहते हैं गो इनटू शॉक। गो इनटू शॉक मतलब झटका लग जाना, है ना। तो यहाँ शॉक हो जाना, तो यहाँ ये जो शॉक हो रहा है, बट कौन हो रहा है शॉक? तो देखेंगे हमेशा हिज मदर हो रहा है। इसका सब्जेक्ट कौन है? हिज मदर है। तो गौर करेंगे, ऐसा कंडीशन जब भी आए ना तो आपको क्या करना जरा समझेंगे। कॉमा का भी एक मीनिंग होता है। यहाँ देखेंगे हिज मदर के बाद एक कॉमा है, एंड
इसके बाद आगे चल के रिटर्न के बाद एक कॉमा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन जो है वो केवल हिज मदर के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? हिज मदर के लिए बोला गया। यहाँ से यहाँ तक की बातें जो है केवल हिज मदर के लिए एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी कि उसकी माँ जो है एक बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही थी अपने बेटे का लौटने का, ठीक है। और वो लौटने का जब इंतजार कर रही थी तो उसी समय हिज मदर को काफी झटका लगा, वेंट इनटू शॉक, यानी उसको धक्का लगा, शॉक हो गई, है ना, शॉक हो गई, ये बता रहा है। तो यहाँ वेंट इनटू का सब्जेक्ट कौन होगा? हिज मदर, यानी उसकी माँ जो है शॉक्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, यानी भौचक्का हो गई, यानी मति बुद्धि जब खो जाता है किसी अशुभ समाचार को सुनकर तो वही शॉक उसकी माँ को लगा, राइट। अब आगे देखेंगे, आगे है शॉक जो लगा है फॉलोइंग हिज डेथ ऑन मई 26। आप समझेंगे फॉलोइंग का क्या मतलब होता है। एक फॉलो का मतलब होता है किसी चीज का अनुसरण करना, पीछा करना। एक होता है फॉलो का मतलब किसी के आइडियल को, किसी के प्रिंसिपल को, उसको फॉलो करना, उस किसी के आदर्श को फॉलो करना का अनुसरण करना होता है फॉलो, ठीक है। और लेकिन यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है फॉलोइंग हिज डेथ का मतलब होला, फॉलोइंग को सीधा समझेंगे फॉलोइंग इक्वल टू आफ्टर, यानी आफ्टर का मीनिंग देगा। क्या देगा? आफ्टर का मीनिंग, यानी उसके मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु हुआ उसके तुरंत बाद, जैसे मृत्यु का समाचार उसे मिला, उसकी माँ को मिला, वह उसकी माँ क्या होगी? शॉक्ड हो गई, धक्का लग गया, ठीक है। यानी उसकी माँ को धक्का लग गया। कब? जैसे ही उसके डेथ की खबर वह सुनी, यानी उसकी मृत्यु की खबर सुनते ही उसे झटका लग गया। और ये उसकी मृत्यु कब हुई है? ये सारे घटना कब हुई है? तो ऑन मई 26 मई को, ठीक है ना। ये कब हुई है? 26 मई को ये घटना घटी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है रुखसान इन हर 50s। अब ये रुखसान किसके लिए आ रहा है? ये रुखसान जो है सलमान का माँ के लिए प्रयोग किया गया है, यानी उसकी माँ का नाम था रुखसान, ठीक है। तो रुखसान बोल रहा है, रुखसान इन हर 50s, यानी उसकी उम्र जो थी 50, यानी अपने 50 साल की उम्र में रुखसान जो है हैज बीन बिडरिन सिंस, है ना। बिडरिन सिंस का मतलब बेडरिन नहीं है, बेड रिडन है। क्या है? बेड रिडन का मतलब होता है बिस्तर पे पड़ जाना। बिस्तर पे पड़ जाना का मतलब होता है जब आप स्वस्थ नहीं होते हो, बीमार होते हो, आपका बॉडी सही ढंग से काम नहीं करता है, वैसे कंडीशन में बिस्तर पे पड़ जाना, यानी बिस्तर में पहुंच जाना को कहते हैं बेड रिडन, ठीक है, बेड रिडन कहते हैं। तो उस कह रुखसान जो है अपनी 50 साल की उम्र में वो कहाँ पहुंच गई? बिस्तर पे पहुंच गई, यानी बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार होकर बिस्तर पे पहुंच गई, ठीक है। जब से, और जब पहुंची है सिंस मतलब जब वो बिस्तर पे पहुंच गई तब से स्लीपिंग इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? होश, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस आउट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेहोश, है ना। और इन एंड आउट आप समझेंगे, स्लीपिंग इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है स्लीपिंग। स्लिप का मतलब क्या होता है? गिर जाना, लड़खड़ा कर गिर जाना, ठीक है। खड़े हैं कहीं से ससर जाना, स्लिप हो जाना को कहते हैं स्लीपिंग। तो स्लिप इन एंड आउट, इन आउट का मतलब कभी होना या जगना, स्लिप इन आउट का मतलब होता है अंदर या बाहर। तो कहीं पर मीनिंग देगा किसी चीज में अंदर जाना, किसी चीज में बाहर जाना, लेकिन यहाँ जो मीनिंग दे रहा है इन एंड आउट का ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब कभी वो मूर्छित हो रही थी तो कभी होश में आ रही थी। कभी होश में है तो अचानक मूर्छित हो जा रही थी, फिर वो होश में आ रही है तो फिर से वो मूर्छित हो जा रही थी, यानी बेहोश हो जा रही थी, ठीक है। तो जब वह यानी वो अपने 50 साल की उम्र में वो कहाँ पहुंच गई? बिस्तर पे पहुंच गई। और जब पहुंची तब से वो से बार बार आउट ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही थी, इन एंड आउट हो रहा था, कभी बेहोश हो रही थी तो कभी होश में आ रही थी तो कभी बेहोश हो रही थी, यही हो रहा था, ठीक है। उसके साथ अब आगे समझेंगे हैविंग ब्यूरिड दियर यंगेस्ट। अब यहाँ देंगे हैविंग ब्यूरिड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ ब्यूरी का एक वर्ड है, ब्यूरी क्या है दोस्तों? ब्यूरी। ये ब्यूरी का मतलब होता है दफनाना, लाश को दफनाना, ठीक है। लाश को दफनाना, जमीन के अंदर दफनाना होता है। और जब भी किसी भी वर्ब का प्रयोग हैविंग से स्टार्ट हो, किस समझेंगे पहले, हैविंग हो एंड हैविंग के बाद मेन वर्ब
आते हैं तो थर्ड फॉर्म में आते हैं। क्या आते हैं? थर्ड फॉर्म में आते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, आप हैविंग को सीधा समझेंगे आफ्टर। क्या समझेंगे दोस्तों? आफ्टर। क्या समझेंगे? आफ्टर, यानी जो मेन वर्ब है उसके करने के बाद, ठीक है। यानी हैविंग, जैसे बोलेंगे हैविंग ड्रंक वाटर, पानी पीने के बाद। हैविंग ड्रंक वाटर पानी पीने के बाद होता है। हैविंग गोन टू अ स्कूल, स्कूल जाने के बाद। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हैविंग आए एंड हैविंग के बाद एम बी थर्ड आ जाए तो आपको बोलना है के बाद, ठीक है ना। कोई काम जो भी मेन वर्ब है उसके करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ भी मीनिंग जो निकलेगा ब्यूरिड, यानी अपने बेटे को या अपने सबसे छोटे जो बेटे था सलमान, उसको दफनाने के बाद, दफनाने के बाद हैविंग ब्यूरिड दियर यंगेस्ट, यानी अपने बेटे को दफनाने के बाद द फैमिली नाउ स्ट्रगल्स टू फुट हर हॉस्पिटल बिल्स। अब इसका क्या मतलब बोल रहा है, जो फैमिली है, सलमान का जो फैमिली था वो अब स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं किस लिए, तो जो अपने हॉस्पिटल बिल्स, जो उनके हॉस्पिटल का बिल जो बना है, जब स्नेक बाइट हुआ होगा तो जरूर जैसे ही पता चला होगा तो लोग उसको हॉस्पिटल ले गए होंगे, वहाँ हॉस्पिटल वाले तो बिल बना देते हैं, तो बिल बना दिए हैं एंड अब उसके बिल को चुकाने में वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, पैसे की दिक्कत होगी, ठीक है, हो सकता है काफ़ी गरीब फैमिली के होंगे एंड पैसे की चुकाने में असमर्थ होंगे, तो उसी के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, राइट। यहाँ देखेंगे फुट का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ देख लेंगे फुट का मतलब पैर नहीं, ठीक है ना। टू फुट एक वर्ब का भी काम करता है। एक फुट जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है पैर, ठीक है, पैर। एंड एक फुट जो है वो वर्ब भी है, क्या है, वर्ब है, एंड ये नाउन मान ले। यानी फुट अपने आप में नाउन एंड वर्ब दोनों है। जब वर्ब का मीनिंग आएगा तो जिसका मतलब होता है लात मारना, और दूसरा मीनिंग होता है चुकाना। क्या होता है? चुकाना। फुट का मीन्स, जी हाँ, चुकाना होता है। तो यहाँ चुकाना का मीनिंग आ रहा है, फुट का मतलब क्या आ रहा है, चुकाना। यानी हॉस्पिटल बिल को चुकाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, चुकाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है इट वाज ऑन दिसंबर 29 लास्ट ईयर। कर है 20, इट वाज से, देखिए जब कोई डेट होता है, कोई तारीख होता है या कोई डे होता है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग जनरली इट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, यहाँ पर इट का मीनिंग नहीं निकालना है। जब खास करके इट एंड एक्जुलरी वर्ब हो, इज आर एम हो, इज हो, वाज हो, अगर इस ढंग से आए उसके बाद जो डेट आए तो हमेशा डेट का मीनिंग निकालें, इट का मीनिंग नहीं निकाले, ठीक है। जैसे बोलते हैं इट इज़ 9 o'clock, तो इट नहीं बोलते, यह 9 बजे नहीं है, केवल उसका मीनिंग होता है 9 बजे है। इट इज़ 9 o'clock यानी 9 बजे है। यह इट का यह मीनिंग नहीं निकालते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ इट का मीनिंग ना निकाले, सीधा बोले ऑन दिसंबर 29 यानी 29 दिसंबर को, पिछले साल 29 दिसंबर को डैट सलमान टुक अ ट्रेन टू बेंगलुरु। सलमान ने ट्रेन पकड़ा। टुक अ ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन पकड़ना। टुक का मतलब क्या होता है, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक। तो टेक समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को लेना, किसी चीज को पकड़ना का मीनिंग होता है, ठीक है। तो टेक अ ट्रेन का मतलब ट्रेन पकड़ना, ओके। तो यहाँ जो मीनिंग दे रहा है, सलमान ने ट्रेन पकड़ी बेंगलुरु के लिए। टू के बाद क्या आया है दोस्तों, यहाँ मेन वर्ब नहीं आ रहा है, टू के बाद मेन वर्ब नहीं आया, बल्कि टू के बाद कोई स्थान आया है, कोई जगह का नाम है। जब टू के बाद जगह का नाम है तो वो उसका गंतव्य स्थान को शो करता है कि वो ट्रेन पकड़ी है तो कहाँ के लिए पकड़ी है, तो बेंगलुरु के लिए पकड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे फिर टू आया है एंड टू के बाद अर्न अ लिविंग, टू के बाद अर्न है। तो ये उद्देश्य को मैंने बोला था ना, टू के बाद जब वर्ब आते हैं फर्स्ट फॉर्म में तो ये क्या शो करेंगे, कारण नहीं तो उद्देश्य। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु के लिए 29 दिसंबर को पिछले साल ट्रेन पकड़ा। तो किस लिए पकड़ा, वो टू अर्न अ लिविंग। अर्न लिविंग का मतलब जीविका के लिए, है ना, कमाई करने के लिए, कमाने के लिए वो गया। अर्न का मतलब कमाना होता है, तो कमाना किससे, कमा कर क्या करना, अपना जीविका चलाने के लिए। तो यहाँ समझेंगे टू अर्न, उद्देश्य क्या दिखा रहा है, तो कमाने के लिए वह बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ा, राइट। आगे देखेंगे, ही फाउंड वर्क, मतलब ही फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड है, उसे काम भी मिल गया। ही फाउंड, फाइंड का मतलब पाना,
है ना, ढूंढ निकालना, यानी उसे काम मिल गया, उसने काम ढूंढ लिया, वहां बेंगलुरु गया तो काम उसे मिल गया, काम वह ढूंढ लिया, ठीक है। एलोंग विथ मेनी अदर्स फ्रॉम गोंडा, एलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, यानी वह भी काम पकड़ा एंड उसके साथ साथ मेनी अदर्स, और कई सारे लोग भी उसके साथ में काम उनको भी मिल गया। और वो मेनी अदर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो भी गोंडा से ही बिलोंग करते थे, जहाँ से सलमान बिलोंग करता है, ठीक है। उसका सलमान का डिस्ट्रिक्ट क्या था, तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गोंडा था। तो ये लोग भी, जो और भी लोग जो उनके साथ काम मिला है, सलमान के साथ काम जिन लोगों को मिला है वो भी गोंडा से ही थे। तो यही बोला जा रहा है, सलमान को काम मिल गया एंड साथ साथ और लोगों को भी मिला जो गोंडा से ही थे, ठीक है। अब काम कहाँ मिला है, एट ए कंस्ट्रक्शन साइट, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में उसे काम मिल गया है। एंड ये कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ है दोस्तों, कहाँ दिखा रहा है, तो इन बानासंकरी, ये जगह स्थान होगा, बेंगलुरु में कोई जगह होगा जहां पर ये कंस्ट्रक्शन साइट था। बानासंकरी में एक कंस्ट्रक्शन साइट था और उसी कंस्ट्रक्शन साइट में सलमान को एंड उसके साथ साथ में कुछ और लोगों को भी ये उनको जॉब मिल गया, यानी काम मिल गया, ठीक है। अब आगे देखें, एंड रेगुलरली सेंट मनी होम। अब यहाँ देखेंगे सेंट है, ये सेंट क्या है दोस्तों, ये सेंट आया है, सेंड का सेकंड फॉर्म है, तो हमेशा ध्यान रखें सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ना। सेंट यानी कुछ पैसे घर भेजने लगा या भेजता था। रेगुलरली सेंट मनी होम का मतलब क्या हो रहा है, तो ये सेंट आया है किसके लिए आ रहा है, कौन सेंड कर रहा है, सेंड करने वाला कौन है, तो ये ही यानी सलमान, इसी के लिए आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी बातें किसकी हो रही है, सलमान की हो रही है ना। तो यहाँ बोल रहा है ही जो है उसने काम पकड़ लिया और भी लोगों के साथ उसने काम पकड़ लिया एंड वो काम कहाँ था पकड़ा, तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो बानासंकरी में था। तो इतना डिटेल में वो बताया गया कि उसने काम पकड़ा कुछ लोगों के साथ, और वो लोग गोंडा के ही थे, और वो जो काम पकड़ा कहाँ पकड़े, तो कंस्ट्रक्शन साइट में सारे लोग काम पकड़े हैं जो बानासंकरी में है। अब यहाँ देखेंगे उसके बाद और लगाकर बोला जाए, एंड काम पकड़ लिया, और काम पकड़ने के बाद रेगुलरली यानी लगातार, है ना, रेगुलरली पैसे जो है घर भी भेजता था, यानी वह काम भी पकड़ लिया और साथ में रेगुलरली घर भी पैसा भेजता था, क्योंकि दिसंबर में जॉब लगा, हर एक महीने में वो पैसा भेजता था, राइट, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। आज इतना ही रहने दीजिए, एक एक पैराग्राफ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा, या एक होप बनी होगी कि हाँ, इस ढंग से अगर कंटिन्यूसली हम लोग कुछ महीना इसी ढंग से न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ते रहे तो आने वाले समय में इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसे समझना एंड बोलना, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ शेयर करें, और जो नए हैं पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।